नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 8 सूत्रों में से 7वें नंबर का सूत्र लुल त्रिचौ। आइए देखते हैं लुल त्रिचौ। इससे पूर्व भी आपको लुल त्रिचौ के बारे में सामान्य जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई है। आज पुनः देखिएगा लुल त्रिचौ। लुल त्रिचौ एक प्रत्यय सूत्र है। इसके अंतर्गत दो प्रत्यय आते हैं, एक लुल प्रत्यय, एक त्रिच प्रत्यय। लुल प्रत्यय के का उदाहरण भी आपको बता दिया गया है, त्रिच प्रत्यय का उदाहरण भी आपको बता दिया गया है। लुल प्रत्यय का उदाहरण आपको कारक शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बताया गया है और त्रिच का जो उदाहरण था कर्ता। आज पुनः सबसे पहले हम लुल त्रिचौ को समझेंगे, उसके बाद दो प्रत्यय जो हैं दोनों के उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं लुल त्रिचौ। सबसे पहले 2 लाइनों में लुल त्रिचौ के विषय में आपको लिखना होता है। इस सूत्र से लुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, अर्थात जो ये लुल त्रिचौ सूत्र है इससे दो, ये औ की मात्रा का मतलब है द्विवचन, दो है इसमें, एक लुल प्रत्यय है, एक त्रिच प्रत्यय है। सूत्र से लुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दे देना, लुल में वू शेष रहता है, क्योंकि ये जो अणो है इसका लोप हो जाता है और लौ हलंत है, इसका भी लोप हो जाता है। ठीक है ना? अणो भी आधा है, हलंत ही समझ लीजिएगा आप, इसको भी आधा है, इसका भी लोप हो जाएगा, लौ हलंत के कारण लोप हो जाएगा, तो वू शेष बचता है। लुल प्रत्यय में क्या शेष बचता है? वू शेष बचता है, वू। और त्रिच प्रत्यय में चौ हलंत के कारण चौ का लोप हो जाता है और त्रिशेष बचता है। अब देखिएगा, लुल में वू तथा त्रिच में त्रिशेष रहता है। इतना 2 लाइनों में आप समझ गए होंगे लुल त्रिचौ का मतलब क्या है। लुल त्रिचौ का मतलब है इस सूत्र से लुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। ध्यान रहे, लुल में हलंत लगाना है आपको। लुल त्रिचौ सूत्र का मतलब है लुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। लुल में वू शेष रहता है और त्रिच में त्रिशेष रहता है। और लोप क्या रहे, किसका होगा, ये भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। अब लुल त्रिचौ सूत्र को तो हम समझ गए। अब तभी तक हम इसको संपूर्ण रूप से समझेंगे जब हम लुल का उदाहरण देंगे, त्रिच का उदाहरण देंगे। जैसे उदाहरण देखिए, कारक। अब कारक में लुल प्रत्यय है, आपको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, कारक शब्द में लुल प्रत्यय है। कैसे देखिएगा, क्री धन लुल, कारक का प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे। क्री प्रकृति है, लुल प्रत्यय है, क्री धातु है, लुल प्रत्यय है। कारक बराबर क्री धन लुल। अब क्री तो धातु है, लुल प्रत्यय क्यों हुआ है? लुल त्रिचौ सूत्र के कारक कारण कारक में लुल प्रत्यय है, इतना ध्यान। अब देखो, लुल त्रिचौ सूत्र से लुल प्रत्यय है। अब अण और लौ का लोप होकर, अण जो है ये है और लौ का लोप होकर वू शेष बचता है। क्या शेष बचेगा? अब वू शेष बचता है, वू शेष बचा। तो पूर्व में भी बता दिया हमने लुल प्रत्यय में वू शेष रहता है, तो अब क्री धन वू लिख दिया हमने। देखिएगा, क्री धन लुल को हमने क्री धन वू लिख दिया। अब क्या हुआ, युवोर नाको सूत्र से वू का अक हो गया। अब वू का अक हो जाएगा, क्री धन अक हो गया, ये वू का अक हुआ। वू का अक क्यों हुआ? युवोर नाको सूत्र से हुआ। युवोर नाको सूत्र भी हमने अपने पूर्व में बता दिया गया है। इसमें युवोर नाको का सूत्र होता है, यू और वू का अन और अक हो जाता है। पुनः देख लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो वू का अक हो गया, क्री धन अक हो गया। ठीक है ना? अब देखिएगा, अचोणिति सूत्र से क्री के री का आर हो गया। अचोणिति सूत्र भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्री में जो री है ना, उसका री जो है उसका आर हो गया, तो आर हमने लिख दिया। क धन आर धन अक, अब जोड़ेंगे तो कारक बन गया ये। तो कारक को डिफाइन करने के लिए लुल त्रिचौ सूत्र तो चाहिए ही चाहिए, यू और नाको सूत्र भी चाहिए, अचोड़िति सूत्र भी चाहिए। क धन आर धन अक बराबर कारक बना।
कारक में अब विसर्ग चाहिए हमको। विसर्ग लाने के लिए आपको पता ही है कि हम सु प्रत्यय लगाते हैं। कारक में सु प्रत्यय लगाएंगे तो सु का विसर्ग बनता है, कारक हो बना। इतना समझ में आ गया होगा। जब आपको उड़ुल त्रिचौ सूत्र के विषय में लिखने को आएगा तो आप जितना आपको ये इस स्क्रीन में दिख रहा है इतना लिख सकते हैं, और अगर आपने इतना लिख दिया आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो उड़ुल त्रिचौ, उड़ुल का तो उदाहरण दे दिया। अब हमको अगर हम अच्छा ज्ञान रखते हैं तो त्रिच का भी उदाहरण देना चाहिए, तभी उड़ुल त्रिचौ सूत्र सफल होगा। उड़ुल का उदाहरण क्या है? कारक है। कारक को कैसे हमने सिद्ध किया आपके सामने ये है। अब देख लेते त्रिच। त्रिच का उदाहरण है कर्ता। देखिएगा ये कर्ता, और कर्ता के विषय में भी आप पूर्व में वीडियो देख चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। कर्ता त्रिच पढ़ते हैं, क्री धन त्रिच। कर्ता में क्री धन त्रिच, त्रिच पढ़ते हैं। अब क्री तो धातु है, त्रिच पढ़ते किस सूत्र से? उसी सूत्र से है जो सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा। कौन सा? उड़ुल त्रिचौ। क्योंकि उस उड़ुल त्रिचौ में दो प्रत्यय थे, एक उड़ुल था एक त्रिच था। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया। करोति इति इस अर्थ में क्री धातु से, कर्ता अर्थ में उड़ुल त्रिचौ सूत्र से त्रिच पढ़ते हैं। इतना आपको ध्यान नहीं भी रखते हैं तो त्रिच प्रत्यय किस सूत्र से ये जरूर लिखना है। कर्ता में त्रिच प्रत्यय किस सूत्र से है? उड़ुल त्रिचौ सूत्र से है। अब देखिएगा त्रिच में क्या शेष रहेगा, हमने पहले ही बता दिया। त्रिच में चौ का लोप हो जाएगा, त्रि का त्रि शेष रह जाएगा। अब देखिए त्रिच में चौ की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से लोप होकर इतनी चीजें लिखनी पड़ती है, क्योंकि चौ का हलंतम की वजह से लोप हो गया, और फिर बचेगा क्या? क्री धन त्रि बच जाएगा, क्री और त्रि बच जाएगा, चौ हट गया, क्री धन त्रि। अब क्या आया? एक सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र। बार बार आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस सूत्र से री का गुण अर होकर, इस सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से क्या होता है? री का अर हो जाता है, री का अर हो जाएगा। ठीक है ना? कर री का, इस वाले री का, री तो यहां पर भी है, इस जो कॉमन री है इसका अर हो जाता है, तो कौ का अर हो जाएगा तो क्री का कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर। अब त्रि को लिख के अब जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? कर्त्री। ये कर जो शब्द है ना, इसको लाने के लिए सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र याद होना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसी सूत्र से री का अर बना, इसी सूत्र से सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से जो कौ में री की मात्रा है इसका अर बन गया, री का अर गुण हो गया, तो री का अर हो गया तो क्री का कर हो गया, कर धन त्रि। अब कर और त्रि को जोड़ेंगे तो कर्त्री इस तरीके से बन गया। अब हमने क्या करना है, अभी अभी तक तो विसर्ग हुआ करते थे, अच्छा था, लेकिन ध्यान रहे कर्तृ प्रातिपादिक से प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति, यहां पर भी सुई विभक्ति लगनी है, लेकिन सुविभक्ति का यहाँ विसर्ग नहीं बनेगा। कर्तृ धन सु कर्ता रूप बना, कर्ता भी वही प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही है, तो कर्तृ धन सु बराबर कर्ता रूप बना। उड़ुल त्रिचौ के बारे में आपने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उड़ुल त्रिचौ क्या है? उड़ुल त्रिचौ सूत्र जो है उड़ुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। उड़ुल में वु शेष रहता है, त्रिच में त्रि शेष रहता है। उड़ुल का उदाहरण है कारक, त्रिच प्रत्यय का उदाहरण है कर्ता। अब कारक को कैसे सिद्ध करना है, कर्ता को कैसे सिद्ध करना है, आप 2-3 बार वीडियो जरूर देख चुके हैं, पहले भी अब वीडियो देख चुके हैं, आज पुनः इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जितना भी हमने अभी सीखा, 7 सूत्र सीख लिए, तो इससे संबंधित जो अभी हमने सीखा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर लिखेंगे। प्रश्न बहुत सरल हैं। आप सोच रहे होंगे तो ये प्रश्न कहाँ से आ जा रहे हैं? ये प्रश्न नहीं आने वाले हैं परीक्षा में, कहीं नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आप वीडियो कितनी ईमानदारी से देख रहे हैं और कितना ग्रहण कर रहे हैं।
वीडियो तो सभी देखते होंगे, लेकिन ग्रहण कितने लोग करते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए 5 प्रश्न हैं। जिसने 5 के 5 प्रश्नों के जवाब दे दिए उसी ने ये वीडियो का सार जितना भी उसमें बताया गया है वो ग्रहण किया, बाकी नहीं। तो बाकी ग्रामर है, कठिन है, तो समझना जटिल है, थोड़ा सा मेहनत ईमानदारी से पढ़ना होगा तभी ये समझ में आएगा। तो प्रश्न 1 है, उड़ूल प्रत्यय का सूत्र लिखिए। अब जिसने वीडियो देखी होगी उसके लिए ये आंसर कितना सरल है। ऋण प्रत्यय का सूत्र लिखना है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे होंगे। इसको क्या कहें, आलस कर कहें या लिखना ही नहीं है, क्या जरूरत है। तो ऋण प्रत्यय का सूत्र आपको आता है, सभी को आता है। जिसकी संस्कृत नहीं है उसको भी आएगा क्योंकि वो वीडियो देख चुका है 8-10 मिनट। तो ऋण प्रत्यय का सूत्र आप यहां पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ऋण और त्रिच प्रत्यय में क्या क्या शेष रहता है। वीडियो के प्रारंभ में ही हमने बताया ऋण में किसका लोप होता है, क्या शेष रहता है, त्रिच में किसका लोप होता है, क्या शेष रहता है। तो आपको ये आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में लिखना भी चाहिए आपको। तीसरा प्रश्न है, ऋण और त्रिच प्रत्यय के उदाहरण लिखिए। तो ऋण प्रत्यय का उदाहरण आपको मालूम है, त्रिच प्रत्यय का उदाहरण आपको मालूम है, तो उसको लिखना चाहिए। नहीं मालूम है तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, एक नया प्रश्न है। प्रत्यय प्रकरण से प्रारंभ में ही मैंने इसका आंसर बताया था, आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं, किसे कहते हैं। और लास्ट सवाल है, सार्वधातुकार्थ धातुक सूत्र का क्या आशय है। ये जो सूत्र है इसका क्या मतलब है, आप 5वें प्रश्न के रूप में इसका उत्तर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।